हाँ जी दोस्तों, अब चैप्टर नंबर आपका 9 बचता है एफएम सिलेबस के अंदर। डिविडेंड डिसीजन हम कंप्लीट कर चुके। डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करवा दिए। ठीक है, बैच के अंदर आपको क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। पास्ट पेपर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वो पीडीएफ में है। तो क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेना है, खुद से सॉल्व करने सारे के सारे सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने बैच के अंदर इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, तो जहाँ पे आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन पीडीएफ का प्रिंट निकलवाया, उसमें खुद से आपने सॉल्यूशन किए। उसके बाद आपको बैच के अंदर सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगी, तो उससे आप क्रॉस चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ गलती हुई है। और प्लस पॉइंट है हमारे बैच के अंदर कि आपके पास में सॉल्यूशन वीडियो भी गिवन है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो जहाँ जहाँ गलती हुई है देखिए। अगर कोई भी गलती आपको समझ नहीं आती तो तुरंत आप वीडियो ओपन करके देख लीजिए। बैच के अंदर मैंने सारे प्रोवाइड कर दिए है वीडियो। डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए और बाकी सारी रिकॉर्डिंग जो आपको प्रोवाइड हो रही है बेसिकली आपको नोटिफिकेशन मिलती रही होगी। तो आपके पास में अब हम डिविडेंड डिसीजन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियोस जो है वो मैं यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला आपको लेक्चर, ये जो लेक्चर आपके पास में है वर्किंग कैपिटल का, वो मैं यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारे बैच के अंदर इस तरीके से आपको वीडियो भी मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि बैच के साथ साथ आपको ये पास्ट पेपर बैच के साथ साथ डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल और रेशियो एनालिसिस, ये 3 चैप्टर फ्री में मिलेंगे। तो बस आपको याद करवाने के लिए एक लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ कि ताकि कोई स्टूडेंट को नहीं पता तो उन्हें याद आ जाए कि आपके पास में बैच के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो जो भी अवेल करना चाहता है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि वो इन्फॉर्मेशन तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी। स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके पास में। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिफरेंट यूनिट है दोस्तों, उसमें हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे आपके पास में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपके पास में डिफरेंट यूनिट है। ठीक है, इसमें हम यूनिट 1 आपके पास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की ओर बढ़े, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। उससे पहले एक चीज़ पढ़ा देता हूँ कि सर वर्किंग कैपिटल, चलिए ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब पहले समझते हो, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा। वैसे वर्किंग कैपिटल का मतलब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर, जहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल का मतलब बड़े ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया था बेसिकली। और वहाँ पे जब मैंने वर्किंग कैपिटल का मतलब डिटेल में पढ़ा दिया, वहाँ पे मैंने एक चीज़ कही थी कि आपके पास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मीनिंग फिर वापस से नहीं बताऊँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बड़े अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो बेसिकली मैंने कहा था कि वापस से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन टाइप आपको वापस से याद करवा देता हूँ वर्किंग कैपिटल का मतलब। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मैंने अच्छे से वहाँ पे समझा दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रिवीजन टाइप पढ़ लेंगे और फिर कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्टली मैंने पढ़ा दिया था, वैसे चैप्टर तो पूरा ही पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन मतलब मैंने आपको समझाया था, इसलिए मतलब जो है वो रिवीजन टाइप पढ़ाता हूँ। कहते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, सीधी सी बात है, उसके लिए कुछ अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि कोई पर्सन आपके पास में है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन है। ठीक है, मिस्टर रमन, मिस्टर रमन करके कोई व्यक्ति है, ये आप देख सकते हैं। इनको बिजनेस स्टार्ट करना है। इनको क्या स्टार्ट करना है, इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करना है ठीक है, लेकिन बिजनेस किन का स्टार्ट करना है, किसी प्रोडक्ट का, मान लीजिए पेन का। ठीक है, वो पेन मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे सेल करेंगे, इनका ये मोटिव है, मतलब कि इसकी वजह से ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पेन को खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसे मार्केट में बेचेंगे। अब यहाँ पे कहना ये है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो इनको तो पता ही नहीं था कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल पेन मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इसके लिए मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी दोस्तों। बिल्कुल सर, मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए सर आपको उधार पे कुछ माल भी तो लेना पड़ेगा, क्रेडिटर वगैरह। आपको उधार पे माल बेचना भी तो पड़ेगा, डेटर वगैरह। ठीक है, हर कोई पैसा आपको दे ही देगा ये ज़रूरी तो नहीं है,
कुछ चीज़ें होती है कि कई बार हमें उधार में माल बेचना पड़ता है, ठीक है अपना, तो 5-6 दिन 10-15 दिन के बाद वो पेमेंट करते हैं। ये तो नॉर्मल बिजनेस में चलते ही रहता है, उधार पे माल बेचना और उधार पे माल खरीदना, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो सकता है कि हम उधार पे खरीद रहे हो, और पेन मैन्युफैक्चरिंग करके हो सकता है उधार पे दे रहे, ये भी तो हो सकता है दोस्तों, ठीक है जी। हाँ सर बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल सही है। इसके बाद कहते हैं कि सर आपके पास में क्रेडिटर हो गया, आपके पास में ये चीज़ हो गई, इसके बाद फिनिश गुड्स बन जाएंगे और फिनिश गुड्स आप डेटर को उधार पे दे देंगे। तो ये सारी चीज़ होती है कहानी। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ये सारी चीज़ करने के लिए क्या पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल सर, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझिए, यहाँ पे अगर डिटेल क्वेश्चन, अगर मैं डिटेल यहाँ पे आपको जो है पढ़ाऊँ, तो कहते हैं चलो ठीक है आपके पास में मशीनरी वगैरह है तो उसका तो डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम कर लेते हो, ठीक है। लेकिन सर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए तो रॉ मटेरियल में पैसा डालना पड़ता है, और उस पर कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी ना होता है, वो तो जब बिकेगा तब अपनी कॉस्ट कवर होगी, ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रॉ मटेरियल हमारा पहला कदम होता है कि हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जैसे कि पेन का एग्जांपल दिया मैंने, तो हम यहाँ पे पेन के लिए जो भी रॉ मटेरियल वगैरह चीज़ें होती है, तो मिस्टर रमन ने रॉ मटेरियल सारा का सारा परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज किया ₹50,000, जस्ट फॉर एग्जांपल। कहता है ₹50,000 इसमें डाल दिया है, 50,000 से रॉ मटेरियल परचेज किया। अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल परचेज किया तो ये मशीनरी में डालेंगे, और उससे क्या होगा सर, उससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कहते हैं मशीनरी में जाएगा ये चीज़ रॉ मटेरियल, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कहते हैं मशीन में इसकी प्रोसेस होगी, ठीक है। मशीनरी में इसकी क्या होगी सर, प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस होगा तब तक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तब तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, रुकना पड़ेगा। मशीनरी में प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मशीनरी पर प्रोसेस होता है तो आपको पता है कि सर इसे क्या कहा जाता है, WIP, कॉस्ट में पढ़ चुके ना, WIP जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है रॉ मटेरियल अभी मशीनरी में डाला है, और लेबर वगैरह इस पे काम करेंगे, मशीनरी से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनेगा, लेबर वगैरह उस पे काम करेंगे, और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम फिनिश्ड गुड कहते हैं, जिसे हम फिनिश्ड गुड कहते हैं, फिनिश्ड गुड, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स आपके पास में, क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? सबको क्लियर होती है, तो बेसिकली हर एक को ये स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को ये नॉलेज होता है बेसिकली, ठीक है, कि इस तरीके की चीज़ें होती है आपके पास में इन रियल लाइफ, कि कोई भी रॉ मटेरियल, हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पेन, हमारा यहाँ पे लक्ष्य ये है। तो पेन के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज़ किया, 50,000 रुपये उसमें डाल दिए। इसके बाद रॉ मटेरियल डाला मशीन में, वर्किंग प्रोग्रेस में चलेगा काम, ठीक है। लेबर उस पर काम करेंगे, मशीनरी काम करेगी, तो सीधी सी बात है टाइम तो लगेगा। तो कहते हैं WIP में थोड़े दिन रहेगा। उसके बाद जैसे ही काम हो जाएगा बस फिनिश गुड बन जाएगा आपके पास में, फिर क्या करेंगे, बेच दो। लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है सर, कहते हैं कि सब बेच तो देंगे, ठीक है, ठीक है, इसे बेच तो देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैश डायरेक्टली वो पे कर देते हैं सामने वाले, या फिर अपना बड़ा कस्टमर है तो फिर उधार पे माल वो परचेस करता है, मतलब कि हमें उधार पे बेचना पड़ता है, ठीक है। वो पैसा 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन जैसे भी टाइम चल रहा है मार्केट के हिसाब से, उतने दिन के बाद पेमेंट करता है। तो कई बार उधार देना पड़ता है, तो हमारे पास में एक साइकिल और बढ़ जाती है, डेटर। डेटर में भी हमारा पैसा फंस जाता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो पैसा देता नहीं है तब तक हमारे पास में पैसा मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो डेटर में भी हमारा पैसा फंस जाता है कई बार। ये वो साइकिल बता रहा हूँ जहाँ पे आपका पैसा फंसा रहता है। आप मेरी बात समझिए, अब वापस से बताता हूँ, अब आपको समझ आएगा। कहते 50,000 रुपये मैंने रॉ मटेरियल में डाल दिए, 50,000 रुपये रॉ मटेरियल में डाल दिए है। अब मुझे बताइए कि 50,000 रुपये आपको वापस कब मिल जाएंगे? 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, वापस कब मिलेंगे? सीधी सी बात है सर, ये रॉ मटेरियल आप जब फिनिश गुड्स बनाएंगे और उसके बेच देंगे तभी आपको मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, मान लेते हैं आप इसे 60,000 में मार्केट में बेच देंगे, तो जब इसे सेल करेंगे तो आपको ये जो आप सेल कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास में ये जो पेन आपने जो ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया उसे 60,000 में बेच देंगे, ठीक है। तो तब आपकी ये 50,000 रुपीज़ की रिकवरी होगी, वहाँ पे आपको 50,000 की कॉस्ट रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट।
और साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी, जो भी आपने छुपाया रखा है उसमें प्रॉफिट, वो भी कमाएंगे। ₹10,000 प्रॉफिट भी कमाएंगे, प्रॉफिट। ठीक है, तो इन शॉर्ट सेल करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 50,000 भले ही आपने इन्वेस्ट करे अभी, लेकिन वो मिलेंगे कब? जब उसे सेल होगा। मतलब कि आप सेल करोगे और उसके बदले पैसे मिलेंगे। सिर्फ सेल करना सफिशिएंट नहीं है, उसके बदले पैसे भी तो मिलने हैं। तब पैसे मिलेंगे, तब ये रिकवरी होगी 50,000 की। साथ में प्रॉफिट भी कमाएंगे, वो बात अलग है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हो उस टाइम पे कुछ आप पैसा लगाते हो। ठीक है, तो वो पैसा लगाना मतलब कि उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, उसे कहते हैं सर वर्किंग कैपिटल। लेकिन सर इन रियलिटी यहाँ पे तो हम सिंपली नॉलेज अगर यूज़ करें तो सर आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है? 50,000। काम खत्म सर, 50,000 हमारी वर्किंग कैपिटल है। ठीक है जी सर, 50,000 वर्किंग कैपिटल है। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि 50,000 चलो ठीक है आज इन्वेस्ट किया, लेकिन एक मेन चीज़ होती है कि 50,000 कितने दिनों तक फंसा रहेगा। ठीक है, इसे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आपके पास में वर्किंग कैपिटल। ये यूनिट के अंदर, ये वाला यूनिट के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि जब वर्किंग कैपिटल आप डालते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 50,000 रुपये आपने डाला, एग्जैक्टली कितने दिनों के बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एग्जैक्टली पूरे साल के अंदर कितने दिन चलती है, मतलब कि कितने दिन के बाद वो वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कितने दिनों के बाद वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाती है, लेकिन इन रियलिटी वर्किंग कैपिटल कभी वापस मिलती ही नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया था, वहाँ पे क्लियर भी कर दिया था कि इन रियलिटी होता क्या है। देखिए, 50,000 आपने आज इन्वेस्ट किए, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट बनाए, उसे आपने 60,000 में बेच दिया, तो क्या बिजनेस खत्म कर दिया? 60,000 में बेच दिया तो अब क्या कोई बिजनेस नहीं करेंगे? सर बिजनेस तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए, 50,000 का कॉस्ट आपने लगाया और 60,000 कमा लिया, अब वापस से इसके अंदर 50,000 तो वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं सर? वापस से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, वापस से मशीनरी वगैरह पे काम करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा, और वापस से उसे 60,000 में बेच देंगे। ठीक है, फिर वापस से जैसे ही बेच दिया, वापस से 50,000 वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल कभी वापस आपको नहीं मिलती। ठीक है, वो जब बिजनेस बंद हो जाता है तब आपको वापस मिलती है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जो स्टार्टिंग बिजनेस के स्टार्टिंग में लगती है और वापस कब मिलती है? जब बिजनेस खत्म हो जाता है तब वापस मिलती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो बीच में, साल के बीच में कभी नहीं मिलती। तो सर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर क्या रहा है? आपने कहा कि सर वर्किंग कैपिटल कब कितने दिनों में मिल जाती है, वो आपको यहाँ पे निकालना होता है। तो सर आपने तो दोनों बात कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि सर वर्किंग कैपिटल कितने दिनों में आपको वापस मिल जाती है, वो निकालना मतलब कि यूनिट 1 में पढ़ना है। एक तरफ सर आप कहते हैं कि सर वर्किंग कैपिटल कभी वापस मिलती ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब दोनों को मर्ज करने की कोशिश करिए। कहते हैं वर्किंग कैपिटल कभी वापस नहीं मिलनी है, ठीक है, लेकिन एक तरीका आप यहाँ पे देखिए कि वर्किंग कैपिटल रिकवर हो रही है और उसके बाद वापस इन्वेस्ट हो रही है। तो यूनिट नंबर 1 में बेसिकली रिकवर कितने दिनों में हो जाती है वो हमें निकालना है। मतलब कि 50,000 इन्वेस्ट करा, 60,000 आपने कमा लिया, मतलब कि 60 में 50,000 वापस से कमा लिया। ठीक है, वो बात अलग है कि 50,000 वापस से इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, लेकिन 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद वापस से 50,000 कितने दिनों में फटाफट कमा लेते हो, ये निकालना मतलब कि आपके पास में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आपके पास में वर्किंग कैपिटल। वो बात अलग है कि 50,000 वापस से ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही करना है, लेकिन सर रिकवरी कितने दिनों में कर लेते हो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि सेल कितने दिनों में कर लेते हो और सेल के साथ साथ पैसा कितने दिनों में रिकवर कर लेते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही आपने 50,000 रुपये बिजनेस में लगा दिए, लेकिन वो 50,000 जल्दी से जल्दी रिकवर करोगे तब तो वापस से नया प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, नया मतलब कि नया प्रोडक्ट बनाना मतलब कि वापस से न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, और वापस से उसे बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी प्रोड्यूस करके जितना जल्दी सेल करेंगे और उसके बदले पैसा कमा लेंगे, तो उतना जल्दी वापस से मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेंगे। तो जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप सेल कर देंगे, उतना जल्दी आपका कह सकते हैं कि बिजनेस फास्टली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एक बिजनेस है,
जो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है वो 60,000 कमाता है, लेकिन 60,000 कमाने में उसके दिन लगते हैं, फॉर एग्जांपल 60 दिन, 60 डेज लगते हैं ये पूरे का पूरा स्टॉक सेल करने में। मतलब कि 50,000 रुपये डाल के वो कोई फिनिश गुड्स बना रहा है, उसे सेल करेगा 60,000 में, जिसमें 10,000 प्रॉफिट कमाएगा। एक बिजनेस है कि 60 दिन लगाता है और दूसरा बिजनेस है 30 डेज लगाता है। मुझे बताइए कौन सा बिजनेस सही रहेगा सर? 30 डेज वाला। सीधी सी बात है, जितना जल्दी कमा लोगे वापस से वो 30 डेज में तो मतलब दूसरा स्टॉक बेच देगा। ठीक है, 30 डेज में एक स्टॉक बेच दिया, काम खत्म। वापस से वो इसमें से 50,000 निकालेगा, वापस 30 डेज में बेच देगा। तो इससे मैं कह सकता हूँ ये बिजनेस से दोगुनी, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जितना ये टाइम पीरियड कम रहेगा उतना बेहतर है। सीधी सी बात है कि जितनी आप जो है जल्दी से जल्दी सेल करके अपनी रिकवरी करेंगे वो बिज़नेस बेहतर होता है। ठीक है, पैसा ऐसे ही फंसा रहे तो फिर कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो 50,000 डाला आपने, इन्वेस्ट किया, वो कभी मिले ही नहीं तो वो बिज़नेस किस काम का? ठीक है, हाँ वो ठीक है कि मिलने के बाद तुरंत आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आगे और प्रॉफिट कमाना है, लेकिन मिलना भी तो चाहिए तो वापस से इन्वेस्ट करेंगे ना। तो कहते हैं वापस मिलना भी तो चाहिए तभी वापस से इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो क्लियर हो रहा है पॉइंट? सिंपल है। तो यूनिट 1 में करना क्या है सर? ये जो 60 डेज मैंने बोला, ये जो 30 डेज मैंने बोला, ये निकालना सीखना है, ये डेज निकालना सीखना है बस। ठीक है, ये डेज निकालना सीखेंगे और काम खत्म, और यूनिट 1 इसी के साथ खत्म हो जाएगा। डेज सर क्या होता है सर? ये डेज कैसे निकलते हैं? सीधी सी बात है, ये जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टेजेस बताए वही तो डेज है। फॉर एग्जांपल सर, हम रॉ मटेरियल परचेस करके आए, ठीक है, और रॉ मटेरियल मान लेते हैं यहाँ पे परचेस कर लिया और डाल दिया हमने मशीनरी में। ठीक है, तो मशीनरी में डाल दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मशीनरी में डाला तो यहाँ पे लगते हैं 2 दिन, 2 डेज यहाँ पे लेबर वर्क होता है, मशीन वर्क होता है, और 2 डेज के बाद वो फिनिश गुड्स बनता है। 2 डेज लगते हैं सर, रॉ मटेरियल हमने परचेज करके आए और 2 दिन लगेंगे आपके पास में उसे पेन कन्वर्ट करने के लिए। रॉ मटेरियल को पेन में कन्वर्ट करने के लिए 2 दिन लगेंगे सर, 2 दिन लगेंगे। जैसे ही 2 दिन लगा दिया आपके पास में क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। अब जैसे ही फिनिश गुड बन गया तो क्या तुरंत ही बिक जाएंगे? मतलब कि कस्टमर अपने दरवाजे पे खड़े हैं, तुरंत ही हमारे पास में बना और खरीद लेंगे क्या? ऐसा तो बहुत कम होता है सर, वैसा नॉर्मली नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसे चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में तब ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल तो ये देखने को नहीं मिलता। हमें कस्टमर को पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है कि आओ हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करो। तो ऐसा नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता कि फिनिश गुड्स बना और तुरंत बिक गया। ठीक है, तो कहते हैं कि चलो ठीक है फिनिश गुड्स बन गया, लेकिन क्या तुरंत बिक जाएगा? तो फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि फिनिश गुड्स में आपके पास में 5 दिन तक आपका स्टॉक ऐसे ही रहता है गोडाउन के अंदर, 5 दिन पे बिकता है वो स्टॉक। 5 दिन में आपने बेच देते हैं, और दिक्कत वाली बात यह है कि डेटर आपके पास में होते हैं, मतलब कि ये स्टॉक जल्दी केस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, हमें उधार पे बेचना पड़ता है। डेटर 10-15 दिन के बाद पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में टाइम पीरियड 10 दिन, कहते हैं 10 दिन के बाद यहाँ पे आपके पास में डेटर देते, तो 10 दिन तो पैसा मिला ही नहीं। तो 50,000 मैंने आज इन्वेस्ट किया, 2 दिन तो मशीन वगैरह में WIP वर्किंग प्रोग्रेस में रहेंगे, 5 दिन फिनिश गुड्स में रहेंगे, 10 दिन डेटर के पास रहेंगे। ठीक है, मतलब कि डेटर 10 दिन के पास बाद वो हमें पैसा देगा, और वो कितना देगा? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये वो पैसा देगा। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे कहें तो चीज़ें क्या बन रही है? कहते हैं कि 50,000 रुपये की रिकवरी कितने दिन में हो रही है? 50,000 रुपये की रिकवरी 2 + 5 + 10, मतलब कि कितना हो गया? 15, 16, 17, 17 डेज आपके पास में। तो ये डेज इस तरीके से निकालने होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये स्टेजेस जो है उसके कितने कितने डेज है, बस उसका टोटल कर दो, वो आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, कितने डेज वर्किंग कैपिटल आपके पास में फंसी रहती है। ठीक है, अच्छा ये जो डेज आए कितने? 17 डेज आपके पास में। ठीक है, ये 17 डेज हमें इससे हमने क्या कहा? इतने दिन आपके पास में वर्किंग कैपिटल फंसी रहती है, लेकिन इसे नाम क्या दे? क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि इतने दिन वर्किंग कैपिटल फंसी रहती है? ये सही वर्ड नहीं है। हम इसको कहते हैं कि सर आपके पास में इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल।
ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल आपके पास में, कि ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से आपके पास में इस तरीके से कैलकुलेशन होती है कि सारे डेज ऐड कर दो, ठीक है, जितने जहाँ कहीं भी फंस रहे वो सारे डेज आपके पास में ऐड कर दो और उसका टोटल निकाल लो, उसे हम कह देंगे आपकी वर्किंग कैपिटल के टोटल डेज, जिसे हम ऑपरेटिंग साइकिल आपके पास में कहेंगे। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है? तो ये चीज़ आपके पास में होती है। कई बार ध्यान रहे कि हम रॉ मटेरियल पैसों से खरीद के लेके आते या फिर कई बार उधार लेके आते, तो आप समझिए कि रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल आपके पास में एक और एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने उधार पे माल नहीं खरीदा, डायरेक्ट मैं पैसे पे करके आया हूँ। ये देख लीजिए 50,000 रुपये में रॉ मटेरियल परचेज करके आया हूँ और आपके पास में काम खत्म, मैंने मशीनरी में डाला और इतने इतने डेज लगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल क्या है सर? दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से कि मैं रॉ मटेरियल लेके आया, पेन मैन्युफैक्चरिंग काम करना है, मैं रॉ मटेरियल लेके आया। रॉ मटेरियल जो है मैं लेके आए, ठीक है। रॉ मटेरियल की वैसे प्राइस 50,000 रुपये है, 50,000। रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है? 50,000। लेकिन इसने कहा, हमारे क्रेडिटर, बेसिकली हमने क्रेडिट पे माल खरीदा, कहता है 40,000 तो आज ही पे कर दिया, 40,000 आज ही पे कर दिया, ठीक है। 10,000 जो बचा, रुपीज़ 10,000 के बारे में वो कहता है कि आप 10 दिन बाद, 10 डेज बाद आप पेमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10,000 हमारे बच गए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 40,000। वैसे 50,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है, लेकिन 40,000 में मिल गया 10,000 10 दिन बाद पे करना है। मतलब कि आज तो 10,000 फंसा ही नहीं। तो एक तरीके से आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया। ये 10,000 जो है 10 दिन के लिए प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए, बिजनेस के लिए। बड़ी अच्छी बात है कि क्रेडिट पे आपको मटेरियल मिल चुका, एक तरीके से प्लस पॉइंट हुआ। अब रॉ मटेरियल वापस से वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मशीनरी में मैंने डाला, ठीक है, मशीनरी में मैंने डाला, 2 दिन लगे उसमें, सेम एग्जांपल नंबर 1 की तरह 2 दिन लगे। उसके बाद मैंने फिनिश गुड्स में डाला, ठीक है, सेम वैसी की तरह 5 दिन लगे। और फिर डेटर को भेज दिया। डेटर कहता है 10 दिन बाद पेमेंट करूँगा, 10 डेज। तो मैंने कहा वर्किंग कैपिटल बताइए मुझे कितनी दिन फंसी रहेगी। तो आपने कह दिया सर 10 दिन फंसेगा डेटर में, 5 दिन फंसेगा फिनिश गुड्स में, 2 दिन मशीन में रहेगा। इन शॉर्ट पहले से बात करें तो सर 50,000 का मटेरियल लेके आया है, मटेरियल तो 50,000 का है ना, पे 40,000 किया, 10,000 10 दिन बाद पे करना है, बराबर है। तो कहता है 50,000 का रॉ मटेरियल है, 40,000 पे किया है, लेकिन मटेरियल तो पूरे 50,000 का है। 50,000 का मटेरियल मैंने मशीन में डाल दिया, 2 दिन बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा। तो 2 दिन बाद वो फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स बनने के बाद कहता है 5 दिन तो गोडाउन में ही पड़ा रहेगा, 5 दिन बाद वो बिकेगा डेटर को, लेकिन डेटर पैसा 10 दिन के बाद देता है। तो कहता है 2 दिन फंसेगा मशीन में, 5 दिन फंसेगा फिनिश गुड्स में, और कहता है 10 दिन फंसेगा डेटर के पास। टोटल डेज कितने हो जाते हैं? 17 डेज। मैंने क्या पूछा सर? आपको बताना है कितने दिन फंसेगा आपके पास में वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे 17 डेज नहीं आएंगे। क्यों सर? क्योंकि आप देख रहे हैं आपको कुछ फ़ायदा भी तो हुआ है। चलो ये ठीक है, आपके पास में ये पैसे फंसे रहे, लेकिन 10,000 का 10 दिन का तो फ़ायदा भी तो हुआ है। तो कहता है 10 दिन का जो फ़ायदा होता है उसे माइनस करना है 10 डेज। किसका सर? क्रेडिटर का। क्रेडिटर हमारे लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। क्रेडिटर हमारे लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट का मतलब हमारे लिए हमारी वर्किंग कैपिटल को वो कम करता है बेसिकली, ठीक है। हमारे लिए बेहतर पॉइंट होता है कि हम अपना प्रोडक्शन कम प्राइस पे ज़्यादा कर पाए। जैसे कि 40,000 में हमने 50,000 का प्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि 10,000 उधार पे मटेरियल मिल गया 10,000 का। 10 दिन बाद उसका पेमेंट करना है। 10 दिन तक तो हमारे पास में पैसा पड़ा रहा 10,000, उसका इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली, समझ रहे हो आप। तो कहता है कि सर इसका यहाँ पे डेज जो है वो 7 डेज है वर्किंग कैपिटल का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 डेज आया, ठीक है, 17 नहीं 7 डेज है वर्किंग कैपिटल। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे आपको करवाया क्या? मैंने यहाँ पे सिंपली यही कहा कि बेसिकली मटेरियल आप जो भी डेज लगाते हैं मटेरियल के अंदर, मटेरियल लीजिए, रॉ मटेरियल में जितने भी डेज फंसे वो डेज लीजिए, फिर उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास में, जिसे हम डब्ल्यू कह देता हूँ। कहता है वर्किंग प्रोग्रेस में WIP में फंसा रहेगा, उसके डेज ऐड करिए, ठीक है। जैसे कि हमने 2 डेज लिए, मटेरियल में आपके पास में कोई फंसता है तो
ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, उसमें मटेरियल में नहीं फंस रहा है फॉर एग्जांपल। या फिर कई बार ऐसा होता है रॉ मटेरियल परचेस करके गोडाउन में रखा है, 2 दिन बाद प्रोसेस शुरू होगी आपके पास में, स्टार्ट होगी, तो 2 दिन रॉ मटेरियल में फंसेगा। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार हो सकता है। तो कहता है रॉ मटेरियल में फंसता है तो वो मटेरियल, रॉ मटेरियल का आपके पास में मैं आर कर देता हूँ, रॉ मटेरियल आर। ठीक है, एम नहीं, आर। तो कहता है रॉ मटेरियल में अगर कोई पैसा फंसता है तो उतने दिन ले लो, वर्किंग प्रोग्रेस में उसके बाद फंसेगा वो डेज ले लो, ऐड करो। फिर फिनिश्ड गुड बनेगा, तो फिनिश्ड गुड भी तुरंत थोड़ी ना बिक जाएगा, कुछ डेज उसमें भी फंसेगा, वो ऐड कर दो। फिर डेटर पैसा देता नहीं है जल्दी, तो वो डेटर के पैसे ऐड कर दो, मतलब कि डेज ऐड कर दो। और लास्ट में एक चीज़ माइनस कर देना, वो है क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है कि हम कम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, क्योंकि कुछ वो हमें उधार पे माल दे देता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है बेसिकली, बस इतना ही याद रखना है और आपके पास में एक मेथड खत्म। कहता है रॉ मटेरियल जिसमें हम ऐड करते हैं वर्किंग प्रोग्रेस, अगर कोई पैसा फंसा है तो। उसके बाद फिनिश गुड में अगर कोई पैसा फंसता है तो वो ऐड करना है। उसके बाद डेटर में कोई पैसा फंसता है वो ऐड करिए, और उसके बाद लास्ट में क्रेडिटर माइनस कर दीजिए अगर कोई उधार पे माल आपको मिल चुका है तो। क्लियर है? तो ये हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ी वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तो चैप्टर थोड़ी ना स्टार्ट किया था, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास में FM समरी नोट्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, FM समरी नोट्स आपके पास में है ना ओपन, तो ये ज़रूरी है। FM समरी नोट्स में हेडिंग दे दीजिए जल्दी से। चलिए, ये डिविडेंड डिसीजन हमने लिखवा दिया था, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। हेडिंग दीजिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप यहाँ पे हेडिंग देंगे मेरे साथ, और स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हेडिंग देंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखेंगे। सर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट? जी बिल्कुल, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आएंगे। ठीक है, पहला ऐसा चैप्टर जो सबसे पहले आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट मांगता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशियो एनालिसिस में बेसिकली आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देता हूँ ताकि आपके पास में ये चीज़ याद रहे, रेशियो एनालिसिस में भी याद होनी चाहिए। कहते हैं कि सर एक चीज़ याद रखना, जब मैं वर्किंग कैपिटल या फिर नेट वर्किंग कैपिटल कहता हूँ, ठीक है, जब मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज़ करा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैंने बोला, या फिर मैं वर्ड बोलता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास में, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना है, रेशियो एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। ये तो बेसिकली चलो वर्किंग कैपिटल की बात थी तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये रेशियो एनालिसिस का पॉइंट होता है, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस है, वर्किंग कैपिटल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये लिख लेना ज़रूरी होता है। कहता है कि जब मैं वर्किंग कैपिटल सिर्फ वर्ड बोल रहा हूँ या फिर नेट वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कि जितनी भी आपकी करंट असेट है उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो भी आंसर आता है उसे हम वर्किंग कैपिटल या फिर नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसका मतलब निकल के आता है, इससे मेरा मतलब है, ठीक है, इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी करंट असेट आपके पास में जितनी भी है, करंट असेट जितनी भी है आपके पास में, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी आपके पास, उसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी आपके पास में, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन एक वर्ड ध्यान रखना कि जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वर्ड यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास में मैंने वर्ड वर्किंग कैपिटल नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल नहीं, मैंने वर्ड यूज़ करा ग्रोस वर्किंग कैपिटल, मैंने वर्ड क्या यूज़ करा है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ओनली एंड ओनली
करंट शेयर, ठीक है, करंट असेट बेसिकली, ओनली एंड ओनली करंट असेट आपके पास में, करंट असेट। ये चीज़ ऑलवेज आपके पास में दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ऑलवेज आपके पास में ये दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ध्यान रहे दोस्तों। कहते हैं कि जब मैं क्वेश्चन में ये कहूँ कि सर वर्किंग कैपिटल 50,000 है, इसका मतलब ध्यान रखना कि ये कंपनी की करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके जो अमाउंट होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, जो चीज़ बच गई उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि जितनी भी करंट असेट है, मैंने कहा सर रॉ मटेरियल आपकी करंट असेट है, सर बिल्कुल। मैंने कहा वर्किंग प्रोग्रेस WIP क्या करंट असेट है, सर बिल्कुल करंट असेट है। मैंने कहा सर फिनिश गुड्स क्या करंट असेट है, बिल्कुल सर करंट असेट है। मैंने कहा सर डेटर क्या करंट असेट है, सर बिल्कुल करंट असेट है। ये आपकी करंट असेट हो गई। उसमें से हमने एक चीज़ माइनस करी थी, क्या, क्रेडिटर। क्या करंट लाइबिलिटी है, सर बिल्कुल करंट लाइबिलिटी है। तो फॉर्मूला इस पे ही बेस बना है, और उसके हम क्या कहते हैं सर, वर्किंग कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं सर, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम दूसरे नाम से नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, याद रखना। तो जब मैं वर्किंग कैपिटल बोलूँ या फिर नेट वर्किंग कैपिटल बोलूँ, इसका मतलब होता है करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस किया गया है। लेकिन सर जब मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहूँ तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये करंट असेट के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ करंट असेट, उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। ये टोटल ऑफ करंट असेट दे रहा है, जिसे हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दोनों में मतलब समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रेशियो एनालिसिस में तो ये खूब यूज़फुल होता है, इसके बिना कई बार तो क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन गलत सोल्व हो जाते हैं अगर ये पॉइंट नहीं पता है तो। वैसे इसमें रेफरेंस आ रहा था तो मैंने बता दिया, इसका ज़्यादा कुछ ही इस चैप्टर में यूज़ नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो आपका यूनिट 1 आपके पास में स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 1 में आपके पास में कुछ 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 के अंदर बेसिकली हमें 2 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से, कहते हैं कि पहला पॉइंट कि एस्टिमेशन करना है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसे हेडिंग देंगे अब, कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टॉपिक्स टू बी कवर इन चैप्टर, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, नहीं बेसिकली यूनिट, ठीक है, इन दिस यूनिट, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है। तो कहता है इस यूनिट के अंदर आपके पास में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और कब यूनिट ख़त्म होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ये यूनिट ख़त्म। कहते हैं टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 आपके पास में, टॉपिक नंबर 1 कहता है कि आपको एस्टिमेशन, टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन, या फिर आपके पास एस्टिमेट, एस्टिमेशन ही लिखिए, चलिए वही सही है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, सेकंड पॉइंट आपको पढ़ना है डबल शिफ्टिंग, ठीक है। टॉपिक का नाम है डबल शिफ्टिंग। तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ना है डबल शिफ्टिंग। तो हेडिंग दे देंगे आपके पास में डबल शिफ्टिंग, ठीक है, डबल शिफ्टिंग या फिर डबल शिफ्ट लिखिए, सिर्फ और सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 टॉपिक के साथ ये यूनिट खत्म हो जाएगा बेसिकली, क्लियर है। आइए सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, क्या है टॉपिक का नाम सर, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट को जनरली
ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, दो चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा सिंपल वे में आपके पास में ये चैप्टर कवर हो जाते हैं और आप कहते हैं कि आपके पास में, चलिए ठीक है वो सारी चीज़ें। अब कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो अभी अभी एक मेथड तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो वापस से पढ़ाऊँगा, वो तो मैंने सिर्फ नॉलेज आपको दिया। कहते हैं इसमें दो मेथड है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए बेसिकली दो मेथड्स है आपके पास में, ठीक है। क्या है सर? दो मेथड्स है आपके पास में। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए बेसिकली दो मेथड्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है सर। कौन कौन सी दो मेथड है? नाम दे दीजिए सर। बिल्कुल नाम देंगे, क्यों नहीं देंगे, पढ़ना है तो नाम तो देना ही पड़ेगा। तो कहता है दो मेथड है सर जी, और दो मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड में सर ऐसा है कि पहले मेथड का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जिसे हम कैपिटल साइकिल मेथड भी कहते हैं। तो कहता है मेथड वन कहता है ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर कैपिटल साइकिल भी कहते हैं इसे, कैपिटल साइकिल मेथड, ठीक है, कैपिटल साइकिल मेथड आपके पास में। और दूसरा मेथड का नाम है, दूसरे मेथड का आपके पास में नाम है कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड, ठीक है, जिसे हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड भी कहते हैं। तो कहते हैं दूसरे मेथड का नाम है कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड, कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन कह सकते हैं, या फिर और क्वांटिटेटिव भी इसे मेथड कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, या फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड पूरा लिखे तो एस्टिमेशन मेथड आपके पास में, क्लियर है। तो दो मेथड है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेशन निकालने के लिए। तो कहते हैं वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन मेथड, और दूसरा ऑपरेटिंग या फिर आपके पास में कैपिटल साइकिल मेथड, जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आपके पास में कौन सा मेथड। सबसे पहले मेथड नंबर 1 ऑपरेटिंग या फिर कैपिटल साइकिल मेथड, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। कहता है मेथड नंबर 1 आपके पास में, मेथड नंबर 1, ठीक है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्या नाम है? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। मेथड नंबर 1 ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का फॉर्मूला आपके पास में एक रहता है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, कहता है रॉ मटेरियल को ऐड करो, WIP को ऐड करो, फिनिश गुड्स को ऐड करो, डेटर को ऐड करो, क्रेडिटर को माइनस कर दो, इनके डेज बेसिकली। तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, जो अभी अभी मैंने एग्जांपल के साथ पढ़ा है, उसे क्वेश्चन के साथ भी वापस से पढ़ाऊंगा। तो कहता है इस मेथड का ये कहना है कि आपके पास में ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का मतलब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, कहते हैं रॉ मटेरियल को हम R कहते हैं शॉर्ट में। कहते हैं रॉ मटेरियल को आप ऐड कीजिए। रॉ मटेरियल में अगर कोई पैसा फंसता है कुछ दिनों के लिए, फॉर एग्जांपल 2 दिन, तो 2 दिन यहाँ पे रॉ मटेरियल के नाम पे लिखिए। फिर उसमें ऐड करिए, अगर आपके पास में WIP में कोई दिन फंसता है, फॉर एग्जांपल 3 दिन WIP में फंसता है, तो 3 दिन लिख दीजिए यहाँ पे WIP के नाम। कहते हैं प्लस फिनिश गुड्स में अगर कुछ फंसता है पैसा, जिसे हम शॉर्ट में F कहते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई पैसा फंसता है कुछ दिन के लिए, तो वो भी लिखिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 4 दिन के लिए फंसता है तो 4 दिन लिखिए फिनिश गुड्स के नाम।
और फिर उसमें ऐड करिए, अगर डेटर भी पैसा जल्दी नहीं देता, वो भी कुछ पैसा फंसा लेता है हमारा, तो वो जितने दिन फंसा वो भी ऐड होगा। और उसमें से लेस कर देना अगर क्रेडिटर आपको कोई क्रेडिट पे गुड्स देता है, मतलब कि आपके लिए तो वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव मतलब कि वर्किंग कैपिटल को आपको कम करता है, ज़्यादा पैसे आपको इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते क्योंकि उधार पे माल मिल चुका है, तो ज़्यादा आपको पैसे देने नहीं पड़ते बेसिकली। तो वो एक प्लस पॉइंट है जो आपकी वर्किंग कैपिटल को कम करता है, खर्चे को कम करता है बेसिकली। तो इसलिए वो हम माइनस कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट अमाउंट पता चले कि कितने दिन के लिए फंसा रहा हमारा पैसा। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल के डेज निकालिए, WIP के डेज निकालिए, फिनिश गुड्स के डेज निकालिए, डेटर के डेज निकालिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। अब क्वेश्चन में क्रेडिटर के डेज गिवन है तो बस उसके डेज को माइनस कर देना। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो डायरेक्टली डेज नहीं गिवन होते। क्वेश्चन में डायरेक्टली डेज गिवन है तो वो तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। हमारे पास में वर्किंग कैपिटल के अंदर 5 नंबर और मोस्टली 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो कहते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन पूछना है और 10 नंबर के लिए वो सीधे सीधे डेज तो आपको डायरेक्टली देगा नहीं, क्योंकि डेज अगर डायरेक्टली गिवन है तो आप ऐड और लेस वगैरह करके डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे, काम खत्म। तो कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि सर ये रॉ मटेरियल के डेज, वर्किंग प्रोग्रेस के डेज, फिनिश गुड के डेज, डेटर के डेज और क्रेडिटर के डेज आपको खुद से निकालने पड़ेंगे, तभी तो 10 नंबर तक का क्वेश्चन बनेगा। तो डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको खुद से निकालना है। तो खुद से निकालना है तभी तो 10 नंबर मिलेंगे। सर ये खुद से निकालना कैसे, ये बताओ। ठीक है सर, सबके अपने अपने एक फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले में कहूँ, कॉस्ट में, आपका सब्जेक्ट है ना कॉस्ट, उसके अंदर कॉस्ट शीट करके कोई चैप्टर है, अगर वो आप पढ़ चुके हैं तो आपके पास में ये कंप्लीट, ये पढ़ना ज़रूरी है। कॉस्ट शीट, ये पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए कॉस्ट आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे बजट एंड बजटरी कंट्रोल करके कोई चैप्टर होगा आपके पास में, दूसरा ये कॉस्ट शीट चैप्टर होगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने ज़रूरी है, तब आपके पास में ये चैप्टर किया जाता है। इसलिए इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि कॉस्ट में मोस्टली आप कंसेप्ट पढ़ ले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई है वो डिटेल में आपके पास में ICM मॉड्यूल में नहीं गिवन होती। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा जाता है कि कॉस्ट अकाउंट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस काम खत्म। ठीक है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे डिटेल में वो चीज़ दी नहीं जाती, सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंट में आप कॉस्ट शीट ये ज़रूर पढ़ ले, बजट एंड बजटरी कंट्रोल ज़रूर पढ़ ले। ठीक है, कॉस्ट शीट तो अभी यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी होगा आपके पास में। अगर आपके पास में ये चीज़ क्लियर है तो आपके पास में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। तो कहते हैं एक एक करके हर एक के फॉर्मूले देखते हैं। कहता है सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिया होगा, ठीक है, उसमें डायरेक्टली ये चीज़ें गिवन नहीं होगी, उसके लिए आपको वर्किंग नोट में इस सब के फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो कहता है आपको वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, सर वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा दोस्तों, वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा, एक एक के फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। तो कहता है पहला फॉर्मूला आर का ही लिख देते हैं। ठीक है, आर मीन्स सर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कहता है आर का मतलब है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे जितने दिन पैसा फंसता है वो। ठीक है, आर का मतलब रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल में कितना दिन पैसा फंसता है वो दिन, मतलब कि आर, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए रॉ मटेरियल स्टेज पीरियड इस तरीके से लिखता हूँ, रॉ मटेरियल स्टेज पीरियड मतलब कि आपका डेज। ठीक है, रॉ मटेरियल में कितने डेज फंसता है वो पीरियड मतलब कि आर। फॉर एग्जांपल 2 दिन फंसता है, 3 दिन फंसता है, तो वो 3 दिन 2 दिन जो है वो आर है। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है तो फॉर्मूला यूज़ करना, डायरेक्टली गिवन है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं गिवन है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि जो नाम है आपके पास में जो भी ढूंढ रहे उसका एवरेज ले लो ऊपर, एवरेज लेना है ऊपर आपके पास में। एवरेज क्या ढूंढ रहे हैं सर, रॉ मटेरियल, तो एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय, अब कॉस्ट शीट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ कि रॉ मटेरियल जो है, बेसिकली मेरे साथ पढ़े कहीं पे भी पढ़े वो फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास में, लेकिन कॉस्ट शीट में आप जो है ये चीज़ पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो लिंक करता है मटेरियल कंजम्पशन से। ठीक है, कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम
से लिंक करता है रॉ मटेरियल। ये परचेज वगैरह आपने देखा होगा, रॉ मटेरियल परचेज प्लस आपके पास में ओपनिंग स्टॉक, फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। तो कहता है जिससे लिंक करता है वो डिवाइड बाय करेंगे हर एक चीज़ में, चाहे वो WIP है। WIP आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक करता है, तो उसमें डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। फिनिश गुड्स आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लिंक करता है, तो उसे डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे। फिर डेटर आपको पता है क्रेडिट सेल से लिंक करता है, तो डिवाइड बाय क्रेडिट सेल करेंगे। फिर क्रेडिटर पता है सर आपको क्रेडिट परचेज से लिंक करता है, तो डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज करेंगे। ये जो चीज़ जिससे लिंक करती है उसे डिवाइड करना है। या तो आपको अंडरस्टैंडिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फॉर्मूला रट लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दोनों स्टूडेंट मार्क्स लेके आएंगे। तो या तो इसमें आपको पता है इस तरीके से चीज़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर फॉर्मूला आप रट सकते हैं। कहते हैं एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन से लिंक करते हैं, तो यहाँ पे एनुअल याद रहे, यहाँ पे एवरेज नहीं लेना है, डिवाइड बाय ऑलवेज एनुअली लेना है सब में, ठीक है। ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, हर एक में, हर एक फॉर्मूले में। तो कहता है एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है, एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। जैसे ही डिवाइड कर दे तो इनटू कर देना 365 डेज, मतलब कि पूरे साल में कितने दिन फंसे रहता है वो पता चल जाएगा, ठीक है, पूरे साल के हिसाब से, क्योंकि एनुअल लिया है ना, तो बेसिकली एनुअल लिया है तो 365 डिवाइड आप इनटू कर देंगे, आपके पास में आंसर। ये फॉर्मूला रहता है बेसिकली, क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके पास में। तो एक टाइम पीरियड के लिए आपके पास में मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पे ये चीज़ तो आपके पास में एकदम से वापस से क्लियर कर देता हूँ सर। यहाँ पे एवरेज लेना है ऑलवेज, यहाँ पे रॉ मटेरियल पर डे लेना होता है बेसिकली। यहाँ पे जो डिवाइड बाई जो भी चीज़ लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेते हैं, क्रेडिट सेल लेते हैं, क्रेडिट परचेस लेते हैं, उसे पर डे लेना होता है बेसिकली, पर डे। तो पर डे को करने के लिए ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 365 मल्टीप्लाई करने का कोई और लॉजिक नहीं है। यहाँ पे जो एनुअल आप चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम ले रहे होंगे, जैसे कि डेटर के लिए क्रेडिट सेल लेंगे, एनुअल क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिटर के लिए एनुअल क्रेडिट सेल लेंगे, सॉरी परचेज लेंगे, ठीक है। तो जो भी लेंगे वो एनुअल लेंगे, फिर उसे पर डे में कन्वर्ट करने के लिए सीधी सी बात है, आपको पता है कि सर 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड बाई 365 करें, या फिर इस 365 को ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये 365 लिखने का कारण क्या है, 365 लिखने का कोई और कारण नहीं है सर, सिंपल सा एक ही कारण है, कहता है एनुअल को पर डे में कन्वर्ट करना है। क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल इस तरीके से होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे, रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे चाहिए हमको, हमने क्या लिया है एनुअल, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली एनुअली गिवन होगा, पर डे वो खुद से नहीं देगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलता है, डिवाइड बाई 365 कर दो, काम खत्म। तो कहते हैं वही चीज़ कर रहे, डिवाइड बाई करो या फिर डिवाइड बाई को इधर भेज के मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों एक ही चीज़ है। इतना तो मैथ्स आपको भी पता है। तो बस वही चीज़ कर रहे हैं आपके पास में, ठीक है, कोई नया लॉजिक इसमें नहीं है। इसके बाद सेकेंड क्या निकालेंगे सर, सेकेंड हमने क्या लिखा है, डब्ल्यू मतलब कि वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो W मतलब कि वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड लिखना भूलना नहीं। देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखना है, डेज लिखना है, कितने डेज इसमें फंसता है, मतलब कि पीरियड, ठीक है। तो कहता है W का मतलब वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड, तो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड आपके पास में, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही, ऊपर एवरेज लेना है, नीचे एनुअल लेना है, ये हर एक में सेम है। ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, और मल्टीप्लाई 365 ऑलवेज, ऑलवेज 365। अच्छा क्वेश्चन ने 360 डेज क्लियरली बोला है, तो 360 लेना पड़ेगा, फिर तो मजबूर है हम। क्वेश्चन अगर खुद कह रहा है कि 360 डेज लेना दोस्तों, पूरे साल में 360 डेज है, तो 360 लेने पड़ेंगे, वरना ऑलवेज 365। क्लियर आपके पास में सर, ओके। और ये तो ध्यान ही रखना दे दोस्तों, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल। तो कहता है ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर किस चीज़ का एवरेज, जिसका निकाल रहे हो वही नाम कॉपी पेस्ट करना है। कहता है एवरेज क्या निकाल रहे हो,
वर्किंग प्रोग्रेस तो वर्किंग प्रोग्रेस, यहाँ पे रॉ मटेरियल तो एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस, एवरेज रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल डेटर के लिए निकाल रहे हो तो एवरेज डेटर, जो नाम निकाल रहे हो वही एवरेज के साथ लिख दो। कहता है एवरेज ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस या फिर एवरेज WIP, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप फुल फॉर्म लिखिएगा ताकि रिवीजन करते हुए दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कहता है एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस, एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस। ठीक है, और नीचे क्या लेंगे, एनुअल। एनुअल के साथ क्या ली जाती है, जो ऊपर हमने नाम लिखा वो किससे लिंक करता है कोस्ट शीट में। सर कॉस्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्शन से। WIP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक करता है, तो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये आपको नहीं भी पता है तो इसे रट लेना बेसिकली, और कोई उपाय नहीं है, रट लोगे तो भी पूरे नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो या तो नहीं पता है तो रट लीजिए, पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और पढ़ा नहीं है कॉस्ट शीट अभी तक तो पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्मूला आपके पास में, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या हमने कौन सा है सर, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, F मीन्स फिनिश गुड्स की या फिर फिनिश गुड्स पीरियड। सर फिनिश गुड्स पीरियड, F का मतलब फिनिश गुड्स नहीं सर, फिनिश गुड्स पीरियड। तो कहता है फिनिश गुड पीरियड, आपके पास में फिनिश गुड पीरियड। ठीक है सर, फिनिश गुड पीरियड। बताइए सर जी क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल तैयार कर दो, रॉ मटेरियल मतलब कि सिर्फ दिखावा तैयार कर दो। दिखावा क्या है सर, ऊपर ऑलवेज एवरेज, नीचे ऑलवेज एनुअल, और मल्टीप्लाइज 365 डेज। रॉ मटेरियल तैयार कर दिया, अब किसके फॉर्मूले में निकाल रहे हो, फिनिश गुड्स, तो ऊपर ऑलवेज फिनिश गुड चिपका दो। सर कहता है एवरेज फिनिश गुड, ऊपर एवरेज फिनिश गुड्स, कौन सी बड़ी बात थी। और नीचे, तो नीचे तो ऊपर जो जिस चीज़ से लिंक करता है वो चीज़ लिखनी है। कहता है फिनिश गुड्स किससे लिंक करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो कहता है एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लो जी काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला सर, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, कहता है डेटर। डेटर तो क्रेडिट सेल से लिंक करता है, आपको पता ही है, बच्चे बच्चे को पता रहता है। डेटर, डी का मतलब डेटर या फिर डेटर पीरियड। सर डेटर पीरियड, अच्छा डेटर को कई बार रिसीवेबल भी कहा जाता है, तो भूलना नहीं दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। कहता है रिसीवेबल या फिर कलेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन पीरियड वर्ड लिखता हूँ, ये ज़्यादातर कलेक्शन पीरियड वो लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा कलेक्शन, कलेक्शन पीरियड। तो वो डेटर ही कह रहे हैं, कुछ और नहीं है। कलेक्शन, हमें कलेक्शन करना है, वो पीरियड मतलब कि डेटर पीरियड, सीधी सी बात है। तो कहते हैं ये कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला सबसे पहले तो भाई दिखावा तैयार कर दो, ये दिखावा तैयार कर दिया, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल। सबसे पहले तो ये क्रिएट कर दिया। अब किसका निकाल रहे डेटर, तो ऊपर तो डेटर लिखा ही दो। ठीक है, तो कहता है एवरेज डेटर या फिर रिसीवेबल, एवरेज डेटर या फिर रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल भी वर्ड लिख देना यहाँ पे साथ साथ। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आप अच्छे से लिखिएगा क्योंकि आपको रिवीजन करना है बाद में। तो कहता है रिसीवेबल कह सकते हैं, डेटर कह सकते हैं, या फिर कलेक्शन कह सकते हैं। एवरेज ले लिया। अच्छा डेटर किससे साथ लिंक होता है, क्रेडिट सेल, तो नीचे क्रेडिट सेल, एनुअल क्रेडिट सेल, एनुअल क्रेडिट सेल। ठीक है सर, काम खत्म। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या था सर, फिफ्थ नंबर पे क्रेडिटर था, हमारे लिए तो प्लस पॉइंट। ठीक है ना सर, क्रेडिटर। अच्छा सी का मतलब सिर्फ क्रेडिटर या फिर क्रेडिटर पीरियड। सर क्रेडिटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड कह सकते हैं, या फिर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट पीरियड बेसिकली। ठीक है, सप्लायर पीरियड ऐसा यूज़ कर सकते हैं वर्ड पीरियड। ठीक है, लो जी सबसे पहले दिखावा तैयार कर दो, 365 मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज आपके पास में यहाँ पे ऊपर, नीचे एनुअल, एवरेज एनुअल। और अब जिसके बारे में लिख रहे हो
वो कॉपी पेस्ट कर दो। एवरेज क्रेडिट पीरियड या फिर पेएबल भी कहा जाता है, इसे रिसीवेबल इसे पेएबल। तो कहता है एवरेज पेएबल या फिर एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिटर कह सकते हैं या फिर पेएबल, ठीक है, पेएबल भी कह सकते हैं। कहता है नीचे के क्या लिखेंगे, क्रेडिटर किससे किसके साथ लिंक होता है सर, क्रेडिट परचेज, तो एनुअल क्रेडिट परचेज, एनुअल क्रेडिट परचेज, ठीक है। और जैसे ही इस तरीके से डेज निकाल लोगे वो आपका वर्किंग कैपिटल का डेज आ जाएगा, टोटल वर्किंग कैपिटल का डेज, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का डेज आ जाएगा। कहते हैं कि सर आपको ये नहीं पूछा जाता वर्किंग कैपिटल का डेज, कई बार तो आपको ये पूछा जाता है कि सर आपके पास में एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकाल के दीजिए। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल दो तरीके से निकलता है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल से, कंपोनेंट वाइज भी निकाल सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल दे दो, काम खत्म। लेकिन सर कई बार वो पूछता है एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल निकालिए, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी भी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर करना है, और प्लस अगर कोई केस आपको रखना है तो वो ऐड करता है। सर समझ नहीं आया ये आपने क्या कहा, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में एक एक क्वेश्चन है, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहते हैं सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में उसे समझाऊंगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए फॉर्मूला, मेन चीज़ क्वेश्चन में यही पूछी जाती है। कहता है एस्टिमेशन, ठीक है, या फिर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आपको पूछा जाता है, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आपको पूछा जाता है। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल दो तरीके से निकल सकता है, एक तो आपके पास में ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, कंपोनेंट वाइज मेथड से। अभी हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट में याद भी करवा देता हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से कैसे निकालते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। तो कहता है बड़ा ही सिंपल, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कहते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक चीज़ गिवन होगी कि एनुअली आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है कितनी, मतलब कि बिजनेस ऑपरेटिंग कितने कॉस्ट पे चल रहा है, ठीक है, पूरे साल में कितनी कॉस्ट लगती है बिजनेस में, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्योंकि हमें बिजनेस का क्या ही पता, उनके बिजनेस का हमें थोड़ी ना पता होगा, तो वो क्वेश्चन में बताते हैं बेसिकली कि उनके बिजनेस में पूरे साल में एनुअली, पूरे साल में ऑपरेटिंग कॉस्ट इनका लगता कितना है, कितना खर्चा लगता है। तो कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखा होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे ही दे रखा है आपके पास में, ठीक है, आपको क्या करना है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को लिखना है। फॉर एग्जांपल 50,000 दे रखा है तो 50,000 यहाँ पे लिख लो, डिवाइड बाय आपको सिंपली नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर करना है, और प्लस अगर क्वेश्चन ने कोई दूसरा केस वगैरह मेंटेन करने के लिए बोला है तो वो केस ऐड कर देना डायरेक्टली। कहता है डिज़ायर केस, क्वेश्चन ने अगर कहा है तो ही, ठीक है, डिज़ायर्ड केस आपके पास में। अब सर ये अभी भी समझ नहीं आया, अभी मैं समझा रहा भी नहीं हूँ, ठीक है, इससे क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो ही समझ आएगा। तो बेसिकली इस मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मेथड में मेन पॉइंट तो यही है, क्वेश्चन यही पूछता है कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को आप लिखने के लिए ये निकालना पड़ता है, आपको ये निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंपली अगर आपको क्वेश्चन ने पूछ लिया, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा कि सर आपके पास में, क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पूरी मतलब आपको ऊपर के सारे फॉर्मूले पुट करके ये ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पड़ेगा कितना डेज है, और फिर आप ये सोल्व कर पाएंगे। अब इसका मतलब मैं जब समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये एग्जैक्टली है क्या चीज़, ठीक है। तो कहते हैं इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आ जाइए ICM मॉड्यूल के अंदर। ICM मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो आपके पास में थियोरेटिकल क्वेश्चन है,
इलस्ट्रेशन 1 जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो थियोरी पढ़ते हैं आपके पास में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थियोरेटिकल है, फुल्ली थियोरेटिकल। इलस्ट्रेशन नंबर 2 से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ट स्टार्ट होता है। तो कहता है क्या क्वेश्चन पूछा है, ज़रा देखें। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा है सर जी। कहते हैं क्वेश्चन में आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द XYZ लिमिटेड, किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको कुछ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कहता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल का है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल का है, दोनों एक ही है। नेट ऑपरेटिंग कहूँ, ऑपरेटिंग कहूँ, ठीक है, दोनों एक ही है। मतलब कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है, पीरियड निकालना है बेसिकली। पीरियड मतलब कि सर सीधी सी बात है, आपको क्या करना है सर, R प्लस W प्लस फिनिश गुड्स प्लस आपके पास में डेटर और क्रेडिटर है तो माइनस कर देना। इससे जो भी आंसर आया वो क्या आ गया सर, पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल से पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से पीरियड आ गया, ख़त्म कहानी। दूसरा जो पूछा है, कहता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ये वर्ड तो कहीं अभी अभी देखा सर, ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, ये तो कहीं देखा सर हमने। कहाँ देखा सर? अभी अभी लास्ट जो फॉर्मूला लिखा है ना, उसमें आपने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर ये पढ़ा है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा क्या सर? बिल्कुल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इलस्ट्रेशन नंबर 2 में नहीं पूछा क्या सर? नहीं पूछा। लेकिन सर ये कब पढ़ाओगे, इसके लिए भी आपके पास में क्वेश्चन है, घबराया नहीं। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, एक एक पे क्वेश्चन। अभी छोटा क्वेश्चन करते हैं। छोटा क्वेश्चन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पूछा है, तो ये सीख लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे पूरा क्वेश्चन पूछा होगा, ये भी ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ते आगे। तो कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग साइकिल ही निकाल देते। R निकालिए, W निकालिए, F निकालिए, D निकालिए और C निकालिए, और फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, मतलब कि डेज पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए, काम खत्म। लेकिन जैसे कि मैं कहता था, ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली डेज देगा नहीं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आपको फॉर्मूला पुट करना है और निकाल लेना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कहता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री दे रखी है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड, बहुत बढ़िया। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड दे रखी है 6 लाख रुपीज़। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल आपको गिवन है, एवरेज रॉ मटेरियल, बहुत बढ़िया। कहीं कहीं फॉर्मूले याद आ रहे हैं, ठीक है। कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सर WIP से लिंक करता है, उसके फॉर्मूले में आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है सर। नीचे दे रखा है एवरेज WIP, एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस, बहुत बढ़िया। इसके बाद दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे आता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फिनिश गुड्स से लिंक करता है, ठीक है सर, उसके फॉर्मूले में आता है बेसिकली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख रुपीज़ गिवन है। इसके बाद एवरेज फिनिश गुड्स गिवन है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको गिवन है उसके बाद, ठीक है, फ्रॉम द डेटर। कलेक्शन पीरियड मतलब कि डेटर ही होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। एवरेज क्रेडिट पीरियड मतलब कि क्रेडिटर दे रखा है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360। अगर वो 360 डायरेक्टली आपको दे रहा है तो क्या 365 लेंगे? आंसर इज नो, तो फिर 360 लेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आ जाइए। तो कहते हैं आपके पास में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हेडिंग देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हेडिंग दे दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सोल्व करते आइए। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 2? बड़ी सिंपल सा इलस्ट्रेशन पूछा है आपको, ठीक है। ऐसा इलस्ट्रेशन पूछ ले और 10 नंबर आपको दे दे तो फिर हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है। कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सबसे पहले निकालिए। ए पॉइंट, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे सर, R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना होता है, इसके डेज लिखने होते हैं। जैसे ही डेज निकाल लो, उसका टोटल कर लो, आपके पास में ये जो आंसर आ गया वो आपके पास में आ गया क्या, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। ये आपके पास में जो टोटल डेज आ गए, ये डेज जो आएंगे
ये डेज आपके पास में क्या आ गया, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब ये डेज ही तो नहीं गिवन है डायरेक्टली, इसलिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो वर्किंग नोट में आ जाइए, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी सर। कहते हैं वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट। तो आइए एक एक करके वर्किंग नोट बना दे। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कहता है रॉ मटेरियल पीरियड, ठीक है, रॉ मटेरियल पीरियड। तो रॉ मटेरियल पीरियड जिसे हम शॉर्ट में आर कहते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे इसका। फॉर्मूला क्या है, कहता है फॉर्मूला आपके पास में, फॉर्मूला अच्छा आप लिख देंगे चलेगा ना, फॉर्मूला आप ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला आप लिख देना, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला फर्स्ट, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला पहले लिखना है, उसके बाद ही उसकी वैल्यू लिखेंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली फॉर्मूला मैंने एक बार के लिए लिखवा दिया ना, तो बस यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको अमाउंट पुट करके देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में और अभी फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूले के, वरना मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट जाएंगे बेसिकली। तो कहता है रॉ मटेरियल पीरियड, रॉ मटेरियल पीरियड का क्या फॉर्मूला है ज़रा देखिए, याद होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं याद है तो देखिए ज़रा फॉर्मूला में। कहता है समरी में मैंने लिखवाया ना, रॉ मटेरियल पीरियड का मतलब होता है ऊपर एवरेज नीचे एनुअल, ऊपर एवरेज नीचे एनुअल। चलिए एक बार के लिए पहली बार मैं लिखवा ही देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ तो चलेगा। कहते हैं ऊपर एवरेज लेना है, नीचे ऑलवेज एनुअल, और इंटू 365। वैसे 360 डेज इसने क्लियरली बोला है, इसलिए 360 ही लेने पड़ेंगे, वरना 365 ले लेते, लेकिन इसने क्लियरली दे रखा है 360 लेना है, तो फिर 360 ही लेंगे। कहते हैं ऊपर एवरेज, एवरेज किस चीज़ का सर, जो निकाल रहे हो वही नाम कॉपी पेस्ट करो ना दोस्त। एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल, और डिवाइड बाय एनुअल। एनुअल रॉ मटेरियल किसके साथ लिंक करता है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम, एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लो जी काम खत्म। क्वेश्चन में क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर गिवन है तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, नहीं गिवन है तो निकालना पड़ेगा। कहते हैं सर आपके पास में एवरेज रॉ मटेरियल गिवन है कितना, 50,000 रुपीज़। तो कहता है रुपीज़ 50,000 ये गिवन है। लो जी 50,000, 360 डेज तो वैसे ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 डेज आपको गिवन है, तब तो कोई क्या ही दिक्कत हो सकती है किसी को, ठीक है। तो 360 आपको ऑलरेडी गिवन है। और बताइए सर क्या एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, आंसर इज यस सर, ये रहा सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो वही है 6 लाख। तो 6 लाख है तो लिख दो ना दोस्त, और का आंसर निकाल लो। कहता है 6 लाख आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बस आंसर निकालिए कितने डेज आ रहे हैं। कहता है 50,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 360, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 30 डेज आपके पास में अराउंड, ठीक है, 229.999 मतलब कि 30 डेज। तो कहता है 30 डेज, ठीक है जी 30 डेज। लो जी, तो आर निकल के आ गया, आर निकल के आ गया। इसी तरीके से सारे आंसर निकालने। कहते हैं सेकंड आपके पास में, सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पूछा, सेकंड हमने क्या लिखा है बेसिकली डब्ल्यू, तो वर्किंग प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में डब्ल्यू कहते हैं। शॉर्ट में भी लिखते रहना ब्रैकेट में, ताकि ऊपर जो आपने शॉर्ट में लिखा है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है ऐसा साबित हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे सी 360 डेज ही ऑलवेज लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, नहीं कहा होता तो 365 ले लेते। तो ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। इसका फॉर्मूला ज़रा लिखो है, फॉर्मूला से पहले तो सर प्रिपेयर कर दो ना वो चीज़ जो हम करते हैं, एवरेज डिवाइड बाई एनुअल, एवरेज डिवाइड बाई एनुअल, एवरेज डिवाइड बाई एनुअल, ठीक है। कहते हैं एवरेज कितना है सर, दिखाइए एवरेज, मतलब कि एवरेज यहाँ पे क्या लेना है सर, जो नाम है वही तो कॉपी पेस्ट करना है, कितनी बार बताए सर, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे सर, डिवाइड बाई,
वर्किंग प्रोग्रेस जिससे कनेक्टेड होता है वो चीज़ किससे कनेक्टेड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कहता है एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, काम खत्म। बताइए सर क्वेश्चन में क्या एवरेज WIP आपको गिवन है क्या? अगर गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़रा देखिए क्वेश्चन में एवरेज WIP आपको गिवन है, देखिए 30,000, तो रुपीज़ 30,000। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, कहता है हाँ फॉर द ईयर, मतलब कि एनुअल गिवन है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। तो निकाल लीजिए, कहता है 30,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 360, तो आपके पास में 21.6 डेज आएगा। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नंबर है तो उसे आगे कन्वर्ट कर देना, मतलब कि 21.6 डेज आ रहे हैं ना, मतलब कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नंबर है तो आगे, और 5 से कम है तो उतना ही लिखना है 21। अगर 21.5 होता, 21.4 होता तो उसे 21 डेज लिखते, क्योंकि वो डेज कभी आपके पास में पॉइंट में नहीं रहेंगे। ठीक है, डेज पॉइंट में नहीं लिखने, या तो 5 या फिर 5 से कम है तो उससे फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो, 5 से ज़्यादा है तो उसे एक बढ़ा दो। जैसे कि यहाँ पे 21.6 आ रहा है, इसे लिखेंगे 22 डेज, इसे लिखेंगे 22 डेज। क्लियर है, ये रिपीट होता रहेगा आपके पास में, पास्ट पेपर क्वेश्चन है आपके पास में बहुत सारे। ठीक है, तो वहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास में आ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, फॉर्मूला आपने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखिएगा। आपने W बाद में लिख दिया है तो फिर W बाद में कैलकुलेट करना है। F मैंने लिखा है फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स आपके पास में, वैसे किसी का भी आगे पीछे नहीं होगा, ये एक तरीके से सीरीज़ है। रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस होता है, उसके बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद डेटर, और फिर क्रेडिटर लास्ट में माइनस कर दो। तो ये तो एक सीरीज़ है, सबको याद रहता है। ठीक है, तो कहते हैं थर्ड आपके पास में फिनिश गुड्स पीरियड, फिनिश गुड पीरियड, जिसे हम शॉर्ट में F कहते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है सर जी। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल तैयार कर देते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कि जैसे लिखते हैं सर 360 डेज यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ऊपर एवरेज, नीचे एनुअल। सर जी एवरेज किसका, तो जो नाम है वही लिखना है, फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स। एवरेज फिनिश गुड्स, और नीचे सर फिनिश गुड्स किससे लिंक होता है सर, फिनिश गुड तो सर जी आपके पास में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उससे लिंक होता है, तो बस वही लिखना है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खत्म कहानी। बताइए क्वेश्चन में क्या ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, बताइए ज़रा। तो कहता है आपके पास में क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, एवरेज फिनिश गुड्स आपको गिवन था। देखिए यहाँ पे एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड आपके पास में कितना है, 40,000 रुपीज़, रुपीज़ 40,000। इसके बाद आपके पास में ₹40,000 आपको गिवन है। ठीक है, ₹40,000, और एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है क्या, देखिए ज़रा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एनुअल गिवन है सर, कितना, 8 लाख रुपए, तो ₹8 लाख। लो जी, काम ही खत्म हो गया, आंसर निकाल लीजिए, काम खत्म। कहता है 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 360, कितना आ रहा है, 18 डेज, तो 18 डेज। लो जी, काम खत्म, काम आपके पास में ख़त्म, 18 डेज। इसके बाद फोर्थ पॉइंट सर जी, फोर्थ पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, क्या निकालने वाले, फिनिश गुड्स के बाद क्या होता है सर, डेटर, फिनिश गुड्स के बाद डेटर, तो डी।
तो कहता है डेटर आपके पास में कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर पीरियड, डेटर या फिर कलेक्शन पीरियड कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में डेटर पीरियड लिख देता हूँ, डेटर पीरियड, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में डी कहते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख ली, ठीक है, इंटू 360 डेज ही करना है, एवरेज डिवाइड बाय एनुअल लिख दो, एनुअल, एवरेज के साथ तो वही नाम लिखा जाता है जो निकाल रहे डेटर, तो एवरेज डेटर, याद रखने का तरीका है बेसिकली। एनुअल डेटर किसके के साथ कनेक्टेड होता है, क्रेडिट सेल, तो एनुअल क्रेडिट सेल, खत्म। कहता है एवरेज डेटर कितना है, एवरेज डेटर क्वेश्चन में गिवन है क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर, हाँ सर गिवन है, कितना है 45 डेज, अच्छा डायरेक्टली गिवन है सर जी, डायरेक्टली गिवन है, बहुत बढ़िया सर, डायरेक्टली गिवन है, तो अब तो ये गलत तरीके से फॉर्मूला लिख दो, मिटा दो मिटा दो, सर डायरेक्टली गिवन है, कहाँ से फॉर्मूला पुट कर दिया दोस्तों, टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो क्या सीख मिली इससे, सीख ये मिली सर कि ऑलवेज क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना चाहिए, इससे ये सीख मिली सर कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है जी सर, कि क्या कोई डेज डायरेक्टली गिवन है, आपका काम आसान करने के लिए कुछ डेज डायरेक्टली गिवन हो सकते, ठीक है। इसके बाद एवरेज, इसके बाद चलो डेटर तो डायरेक्टली गिवन है, इसके बाद क्या होता है क्रेडिटर, क्या सर यहाँ पे क्रेडिटर का फॉर्मूला पुट कर दूँ, नहीं सर, एक सीख आपने दे दी, क्या सीख दी सर, एक बार क्वेश्चन में रीड कर लो, क्या डेज डायरेक्टली गिवन है तो फिर फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। तो कहते हैं क्या डेज गिवन है, एवरेज क्रेडिट पीरियड, सर डायरेक्टली डेज गिवन है, सर जी डायरेक्टली डेज गिवन है, देखिए अगर डायरेक्टली डेज गिवन है तो सर वापस से पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सर कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए। तो कहता है रॉ मटेरियल हमने निकाला है 30 डेज, तो 30 प्लस वर्किंग प्रोग्रेस पीरियड, तो कहता है हमने निकाला है सर 22 डेज, 22 प्लस फिनिश गुड पीरियड हमने सर निकाला है आपके पास में 18 डेज, तो 18, सर डेटर, डेटर पीरियड सर निकालने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ने दिया है 45 डेज, 45 डेज, सर माइनस क्रेडिटर अगर क्वेश्चन में है तो सर है, और उसका पीरियड भी डायरेक्टली गिवन है 30 डेज, तो माइनस कर दो, ठीक है। तो कहता है ये लास्ट में ये डेज लिख दूँ ताकि हर एक डेज में है वो याद रहे, ठीक है। तो कहता है 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30, तो कहता है 85 डेज, तो क्या कहा सर 85 डेज आपके पास में, क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर, हर एक स्टूडेंट को 85 डेज कैसे आया क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था काम खत्म कर दिया, 85 डेज यहाँ पे आ गया आपके पास में 85 डेज। दूसरा क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, देखिए नंबर ऑफ जैसा नाम है वैसा ही काम है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, ये ए सोल्व किया है हमने, कुछ इस तरीके से साइन एग्जाम में लिखते रहिए ताकि एग्जामिनर को हम आपके पास में देखिए इस तरीके से अलग ही दिखाई दे कि सर यहाँ पे ए है इस तरीके का, यहाँ पे साइन है इस तरीके से, देखिए बी यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो बी में भी ऐसा कुछ साइन करूँगा, ठीक है, ऐसी साइन दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ यहाँ पे ए है यहाँ पे बी आपने सोल्व करा है, और कुछ इस तरीके की डिफरेंट साइन दीजिए, उनको बताइए, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट बनाइए ताकि एग्जामिनर तुरंत ढूंढ पाए कि ये दोनों क्वेश्चन कहाँ है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बी मैंने किया और इस तरीके की मैं साइन करता हूँ, आप किसी भी तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया, इस तरीके से मैं एरो जो है ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ताकि एग्जामिनर को ऐसा पेज घुमा रहे तो वो तुरंत पता चले कि अच्छा ए की कैलकुलेशन यहाँ पे करी है, बी की कहाँ है, अच्छा यहाँ पे है, खत्म, ठीक है। चलिए तो कहता है दूसरा क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, कहता है पूरे साल में कितनी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बनेगी, ठीक है। देखिए इससे पहले बता दूं आपको, मैंने बार बार बताया सर कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे होते हैं तो बीच में 3-4 लाइन छोड़ के फिर आप लिखें,
ताकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देर बाद हमें याद आता है कि अच्छा सर यहाँ पे कुछ बीच में लिखना था। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन में मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछे, जैसे कि यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन आपने ए पॉइंट को सॉल्व किया, यहाँ पे आपके पास में ख़त्म हुआ। इसके बाद 2-3 लाइन छोड़िए और उसके बाद बी पॉइंट शुरू करिए। ऑलवेज मैंने कहा है, वापस से याद करवा दिया। ठीक है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि सर एक पॉइंट हमें कुछ लिखना था, कंक्लूजन वगैरह लिखना था, वगैरह वगैरह चीज़ें बाद में याद आता है, तो लाइन छोड़ी है तो हेल्पफुल होगी। देखिए 2-3 लाइन छोड़ेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, ये छोड़ दी होगी लाइन तो हेल्पफुल होगी आपके लिए कुछ चीज़ें लिखने के लिए। क्लियर है? चलिए, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब सबसे पहले समझिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसका नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर मतलब कि क्या? सर ऑपरेटिंग साइकिल कितनी? 85 डेज। इसका मतलब तो समझ आता है ना, इसका मतलब क्या है समझाइए। सर 85 डेज का मतलब आपका निकल के आता है कि फॉर एग्जांपल इस बिजनेस में जो XYZ बिजनेस कर रहा है, उसने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए एज अ वर्किंग कैपिटल डाला है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड ने 5 लाख रुपए एज अ वर्किंग कैपिटल डाला है, तो वो वापस कब मिलेगा सर? 85 डेज के बाद। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि ये वो डेज है, वो डेज है जो आपको बताता है कि अगर आज वर्किंग कैपिटल डाल रहे हो बिजनेस में, ठीक है, वो आपको कितने दिन के बाद मिलेगी सर? 85 डेज के बाद मिलेगी। 85 डेज के बाद मिलेगी। 85 डेज के बाद वापस से वो 5 लाख मिलेंगे, वापस से आप 5 लाख बिजनेस में लगा देना। तो कहते हैं कि क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया, पहला क्वेश्चन का मतलब समझ आया, नेट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से जो पीरियड निकाला आपने 85 डेज, ये 85 डेज क्या है सर? कि आपका 85 डेज के बाद रिकवरी हो रहा है, जो भी कॉस्ट आज लगा रहे हो वो 85 डेज के बाद रिकवरी होगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो ये 5 लाख रुपए कब रिकवर हो गए? कहता है 85 डेज जब होंगे, 85 डेज के बाद आप जिस 85 डेज के बाद बेसिकली ये सेल हो जाएगा, उसके पैसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए मिले, तो इसमें से 5 लाख रुपए कवर हुए कब? 85 डेज के बाद। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि सर आज जितना भी डाला 85 डेज बाद मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहता है 85 डेज तक आपके 5 लाख फंसे रहेंगे, 85 डेज के बाद वापस मिल जाएंगे, उसे फिर वापस बिजनेस में लगा दो और नेक्स्ट 85 डेज के लिए वापस से लगा दो। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो इंटरलिंक है। कहता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, मतलब कि सर ये कहना चाहता है कि चलो मान लिया मिस्टर जो क्वेश्चन बी का कहना है, क्वेश्चन बी क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन बी कहता है कि चलो क्वेश्चन ए तुमने 85 डेज हमें बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं मिस्टर बी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्वेश्चन ए ने कहा बताइए। क्वेश्चन बी कहता है कि सर 85 डेज तो तूने बता दिया कि 85 डेज हमारा, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए डाले तो 5 लाख रुपए 85 डेज के बाद वापस मिलेंगे, और 85 डेज जैसे ख़त्म होता है 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 5 लाख रुपए आप फिर क्या करेंगे? वापस से उसमें डाल देंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे बेसिकली। तो जैसे ही 85 डेज के बाद 5 लाख रुपए मिले, वापस से आपने न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। मैं क्वेश्चन नंबर बी तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए ने कहा पूछिए। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि चलो 85 डेज ऐसे पूरे साल में कितनी बार हो पाएगा ये मुझे बताओ। ठीक है, 85 डेज, सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए 85 डेज के लिए फंसेंगे, 5 लाख फिर वापस मिल जाएगा, फिर वापस से आप नेक्स्ट 85 डेज के लिए डालेंगे। पूरे साल में ऐसे 85 कितनी बार होंगे ये मुझे बताओ। तो सिंपल है, आपने कह दिया सर, सीधी सी बात है कि पूरे साल में कितने डेज है सर? 360 क्वेश्चन ने कहा, इसलिए 360 डिवाइड बाई 85 कर दो तो पता चल जाएगा कि कितनी बार हो पाएगा। कहते हैं 360 डिवाइड बाई 85, आपके पास में आ गया कितना? 360 डिवाइड बाई 85, आपके पास में आ गया 4.23। इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल। दोस्तों बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब होता है 85 कर करके कितना पूरे साल में कितनी बार हो पाएगा ये राउंड। ये 85 का राउंड जो है पूरे साल में कितनी बार हो पाएगा। ठीक है, ये तो आप सीधी सी बात है कि 85 डेज के बाद 5 लाख वापस मिल जाएंगे, फिर वापस उसे इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 85 डेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 85 डेज के लिए, नेक्स्ट फिर वापस से 85 डेज के लिए, नेक्स्ट 85 डेज के लिए, ऐसे पूरे साल में कितनी बार हो पाएगा राउंड। कहता है 4.23 टाइम। तो इसे ही नंबर ऑफ साइकिल कहा जाता है।
नंबर ऑफ साइकिल का फॉर्मूला होता है, कहते हैं कि आपके पास में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने समझाया, कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर करना है आपके पास में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास में है क्वेश्चन में, पूरे साल में। क्वेश्चन में अगर गिवन है 360 तो वो ले लेना, नहीं गिवन है तो 365 ले लेना। कहते हैं 360 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, बेसिकली फॉर्मूला पहले लिखवा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना है। फॉर्मूला मेरे साथ लिखिए, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, पूरे साल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं ये देख लीजिए, ठीक है। पूरे साल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं बेसिकली वो देखिए, ठीक है। वो देखने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे 360 है, 360 डिवाइड बाई कर दो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 85 डेज जो आपके आए। तो कहता है नंबर ऑफ डेज कितने हैं पूरे साल में, कहता है 360 डेज सर, क्वेश्चन ने खुद कहा है 360 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अभी अभी निकाला सर 85 डेज, ठीक है। तो पूरे साल में 85 85 85 करके कितने टाइम घूमेगा पैसा, तो कहता है कितने टाइम घुमा पाएंगे, 5 लाख 85 डेज के बाद वापस से मिल गया, इसके बाद वापस से बिजनेस में लगाएंगे, रुकेंगे थोड़ी ना, तो वापस से उसी दिन लगा देंगे, न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, वापस 85 डेज के लिए फंसेगा, उसके बाद वापस से पैसा मिलेगा, वापस से तुरंत डाल देंगे बिजनेस में, वापस से 85 डेज के लिए फंसेगा। ऐसे 85 85 85 करके कितनी बार पूरे साल में चलेगा आपके पास में पीरियड, ठीक है। कितनी बार रॉ मटेरियल आपके पास में रोटेट होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी ये जो साइकिल है वो कितनी बार घूमेगी, तो कहता है 360 डिवाइड बाई 85 कर दो, पता चल जाएगा। कहता है 360 डिवाइड बाई 85 मतलब कि 4.2359 टाइम्स, 2352 लिख दीजिए टाइम्स, खत्म। इतनी बार घूमेगा आपके पास में पूरे साल के अंदर, पूरे साल में 360 डेज है और ये इतनी बार ऐसे 360 करके घूमेगा, काम खत्म। क्लियर है। एक बार के लिए सॉल्यूशन मैच करवा देता हूँ आपके पास में, देखिए। कहता है सबसे पहले इन लोगों ने वर्किंग नोट पहले बना रखी है, हम वर्किंग नोट पहले नहीं बनाएंगे, हम इसी तरीके से काम करेंगे, हमारा लॉजिक एकदम से क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या है और क्या निकालना है, फिर वर्किंग नोट बनाइए। क्लियर। तो कहता है पूछा क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करा, हमें नहीं पता था तो हमने यहाँ पे 2 जगह छोड़ दी, उसके बाद वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सारी चीज़ें निकाली, देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है 85 डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 डेज, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितने टाइम्स आपके पास में रोटेट होगा, मतलब कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल दिखा देंगे 4.2352, ये लीजिए। क्लियर। ये टाइम्स होता है, इतने टाइम्स आपके पास में घूमेगा पूरे का पूरा। चीज़ें क्लियर है आपके पास में, सिंपल पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास में, इसके बाद नेक्स्ट मेथड आ जाती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, है आपके पास में क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें ही डाले है क्या, एक बार के लिए देख लूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं है, लास्ट में डाला है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वो पीडीएफ ओपन करके आपको दिखाऊंगा। वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे नए हैं आपको, वैसे मैंने समझा दिए। बेसिकली वहाँ पे एक ही पॉइंट है बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन है, तो जैसे कि कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाता है, वही पॉइंट उसमें नया है, बाकी कुछ है नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन वो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसका मैं डिस्कशन करूंगा, अगर आपसे सोल्व होता है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में मिल जाते हैं। ओके, चलिए।